नमस्कार दोस्तों, परिमल आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या आप आंसर राइटिंग फॉर्मेट सीखना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में किस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आप सबने क्या है लगभग पूरा अपना ह्यूमैनिटीज़ का जो सिलेबस है, ठीक है, वो कवर कर लिया होगा। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो। अब इन सब्जेक्ट में हमारा आंसर राइटिंग फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, यानी कि हम आंसर को किस तरीके से लिखें ताकि हमारे कम से कम मार्क्स कटने के चांसेस हो। क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसको अटैम्प्ट तो कराते हैं कि हाँ हमने पूरा सही ढंग से कर लिया है, मगर जब टीचर उसको चेक करता है तो उसमें से 6 नंबर में 5.5 या 5 या 4.5 ही नंबर देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आंसर का क्वेश्चन का जो फ्रेम किया जाता है, जिस तरीके से उसको सही ढंग से फ्रेम नहीं करता या सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाता, इस वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी वगैरह, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स का आंसर राइटिंग कैसे होता है और किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि सही टाइम पे पूरा पूरा पेपर किया जा सके और दोबारा से उसको किस तरीके से एक ओवरव्यू के रूप में देखें कि हमारे आंसर पूरे हो गए, क्या कैसे हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, ठीक है, कि अरेना ऑफ कोल्ड वार कि दायरे जो हैं, यानी कि जो एरिया जो है कोल्ड वार का, ठीक है, मान लो ये एरिया था, अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपको तीसरे विश्व युद्ध के का सामना करने का जो खतरा मंडरा रहा था पूरे वर्ल्ड पर, उसका एरिया किस तरीके से बढ़ता जा रहा था शीत युद्ध का, जिसको हम शीत युद्ध के दायरे के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के माध्यम से हम पूरा आंसर फॉर्मेट समझते हैं और फिर और क्वेश्चन लेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो आप क्या है इसमें पूछ रहे हैं, शीत युद्ध के दायरे को बढ़ाने वाले कौन से प्रमुख घटनाएं थी या कारण कौन कौन से थे, ठीक है, उसका दायरा किस तरीके से प्रभावित हो रहा था, शीत युद्ध का जो एरिया था वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा था, उसको प्रभावित करने वाली घटनाओं के बारे में बताना है, ठीक है, ठीक है, घटनाओं के बारे में बताना है। तो अब आप क्या लिखेंगे, आपको क्या पूछा कि शीत युद्ध क्या होता है, ठीक है, आप इसको डिफाइन कीजिए, ये शीत युद्ध के दायरे को डिफाइन कीजिए। तो आपका शीत युद्ध के दायरे से अभिप्राय क्या है, कहना है जब दो गुटों के बीच में क्या नाम है तनावपूर्ण संबंध होता है और उसे कहना है तीसरे विश्व युद्ध का, या आप शीत युद्ध की डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 से 3 लाइन जो है, ठीक है, वो क्या लिखेंगे, शीत युद्ध की डेफिनेशन या शीत युद्ध के दायरे की डेफिनेशन, ठीक है, जिनको प्रभाव, फिर उसके बाद लिखेंगे जिनको प्रभावित करने वाली घटनाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है, निम्नलिखित हैं, ये लिख दिया। फिर आप पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, आप सीधा पॉइंट्स पे आएंगे। देखो आपने डेफिनेशन भी लिख दी और पॉइंट्स जो घटनाएं हैं उसको एक्सप्लेन, आपने सीधा डायरेक्ट अगर घटनाएं एक्सप्लेन की तो उसमें यहीं पे नंबर आपका 1 नंबर कट जाता है, क्योंकि आप भूमिका इंटर बोल रहे हो जो 2 से 3 लाइन की होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चाहे डेफिनेशन ले लो, चाहे उसके बारे में बता दो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है शीत युद्ध का आरंभ हुआ, जिसको प्रभाव है, और इस शीत युद्ध का जो दायरा जो अमेरिका और समाजवादी देशों के बीच में था, जो समस्या थी वो क्या ना पूरे विश्व की समस्या किस तरीके से बन गई इन घटनाओं की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। तो पहली घटना क्या है आपकी, बर्लिन की नाकेबंदी, ठीक है, बर्लिन की नाकेबंदी, ठीक है। तो ये आपको पता है बर्लिन की नाकेबंदी है, ठीक है। तो इसको भी आप पूरा नहीं लिखेंगे, चाहे मेरे नोट्स में से चाहे किसी भी सैंपल में से, ठीक है। तो इसकी भी 3 से 4 लाइन आप एक्सप्लेन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है कि प्रथम घटना जो है बर्लिन की नाकेबंदी, जहां पर रूस ने क्या नाम है जर्मनी में जाके बर्लिन पर वो क्या ना अपनी सेना तैनात करके वहां की आवाजाही रोक दी थी, जिसकी वजह से रेलवे, यातायात के साधन और जल व्यवस्था हो गया सारी प्रभावित हुई थी, जिसकी वजह से अमेरिका को वहां पे हस्तक्षेप करना पड़ा था। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ऐसा लगा कि दोबारा से क्या नाम है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध हो जाएंगे और परमाणु युद्ध होएगा, जिसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ रही थी और इसकी वजह से पूरा विश्व जो है
घबराने लगा था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध इसमें ना शुरू हो जाए। इसकी वजह से क्या ना शीत युद्ध का जो दायरा एरिया था वो बढ़ गया। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर आप ऐसे दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? आपका है कोरिया संकट। कोरिया संकट, ठीक है, 1950 से 53 तक, ठीक है, ये 1948 आपका, ठीक है। तो अब इसके बारे में आप 3 से 4 लाइन लिखेंगे हेडिंग डाल के। फिर ऐसे ही 4 से 5 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का है तो 5, और अगर 4 नंबर का है तो 4, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के 1 नंबर हो गए, और अगर 3 नंबर का है तो 3। इस तरीके से आप लिखेंगे। मगर ध्यान रखें, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 4 नंबर और 3 नंबर में निष्कर्ष ना लिखें, ठीक है, निष्कर्ष ना लिखें, ठीक है। निष्कर्ष में आपको वो चीजें लिखनी है जो इन घटना से आप कुछ ऐसा पॉजिटिव थिंग्स सजेशन कर सकते हो, या उसके परिणाम क्या हो सकते थे, ठीक है। इन घटनाओं की वजह से क्या रिजल्ट आ सकता था शीत युद्ध या पूरे वर्ल्ड पे क्या इसके परिणाम पड़ सकते थे, उसको वो लिख सकते हो। जैसे उपरोक्त घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि अगर ये घटनाएं काफी अपने लेवल से और ज्यादा अगर बढ़ जाती और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध छिड़ जाता पुनः, तो ये क्या नाम है, तीसरा विश्व युद्ध साबित होता है, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां परमाणु बमों का इस युद्ध में उपयोग करती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। निष्कर्ष में ये लिखेंगे। तो 5 पॉइंट आपके ये होंगे जिसको आप 3-3, 4-4 लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इंट्रो में आप डेफिनेशन और उसके साथ साथ वो जो क्वेश्चन में मेन चीज पूछी गई है घटनाएं, उनको लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 से 4 नंबर, वो 6 से 4 नंबर का फॉर्मेट है। अब इसी फॉर्मेट के अंदर आपका 3 भी है कि आप 3 पॉइंट लिख दें, ठीक है। मगर कभी कभार क्या होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। देन आप 3 नंबर और 4 नंबर में क्या करें, निष्कर्ष ना लिखें, ठीक है। इंट्रो लिखा, और अगर आपके पास हेडिंग नहीं है तो हेडिंग ना लिख के पूरी 2 से 3 लाइन लिखो, जो भी है 3 नंबर में और 4 नंबर में सिर्फ, ठीक है। और ये लिख दें और इसको अंडरलाइन कर दें, ठीक है। वो चीज जो आपको पॉइंट में लिखना था मगर आपके पास पॉइंट नहीं है या आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, तो उसको किसी पेंसिल से या पेन से, जिस पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, उसी से ही अंडरलाइन कर दे कि ये इसकी हेडिंग है, ताकि चेकर्स को हाईलाइट हुआ हुआ पॉइंट दिख जाए कि हाँ इस बच्चे ने इस पॉइंट के बारे में लिखा है, और वो आपको देखते ही मार्क्स दे देगा, क्योंकि टीचर नहीं चाहता हो कि वो पूरा आंसर पढ़े, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज होगी आपकी। तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। अब जो है आपका, मान लीजिए आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, उसमें हेडिंग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसमें 1 मार्क्स 1 लाइनर या 2 लाइनर्स के 2 पॉइंट्स लिख के खत्म कर सकते हैं, और 1 मार्क्स के आपके एमसीक्यू 1 लाइनर डेफिनेशन वगैरह आएंगे, उनको सिर्फ मुश्किल से 4 लाइन में ही उसका कोशिश करें 4 से 2 लाइन में ही आंसर खत्म हो जाए। ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम लोग क्या नाम है पैराग्राफ में लिखते हैं, हमें पॉइंट में लिखने की आदत नहीं है। अब उसका घाटा क्या है मैं वो ये बता देता हूँ, ठीक है। आपने इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला उसमें करेगा तो टीचर को हाईलाइट करेगा, दिख जाएगा हाँ इसने बर्लिन की नाकेबंदी के बारे में लिखा है, कोरिया संकट लिखा है, क्यूबा मिसाइल संकट लिखा है, ठीक है। और फिर आपका वियतनाम संकट लिखा है, वियतनाम में हस्तक्षेप लिख रखा है, भारत चीन युद्ध लिख रखा है, भारत पाकिस्तान युद्ध लिख रखा है। तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ बंदे ने पूरा अच्छी तरीके से फॉर्मेट और फिर उसके साथ साथ निष्कर्ष लिख रखा है। मगर जब आप पैराग्राफ में लिखते हैं, आपने इंट्रो भी लिखा, मान लीजिए वो सही चीज़ है उसकी, ठीक है, ये लिखा, ठीक है, इंट्रो हो गया, फिर उसके अगले पैराग्राफ में रीजन्स लिखने शुरू किए कि ये घटनाएं थी, ठीक है, लगभग पूरा 1 पेज भर दिया। अब बताओ मुझे कि टीचर जो है, ठीक है, उसको कई सारे पेपर चेक करने हैं, अगर वो आप सबके सारे के पैराग्राफ वाइज जो पेपर लिखे हुए हैं उसको अगर पढ़ने बैठेगा तो उसके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और वो कम से कम टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आपके पेपर में, ठीक है। तो अब वो आपके क्या नाम है, कोरिया संकट कहाँ है भैया, कोरिया संकट ये रहा,
यहाँ पे निशान लगाएगा, हाँ भैया इसने कोरिया संकट लिख रखा है। वियतनाम संकट का है ये रहा, ठीक है। इस तरीके से ये बर्लिन की नाकेबंदी के बारे में यहाँ लिख रखा है, क्यूबा मिसाइल संकट कहाँ लिख रखा है, यहाँ लिखा। इस तरीके से ढूंढने में उसको काफ़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो 6 नंबर में से आपके कुछ मार्क्स काट लेता है, 5 या 4.5 ही देता है जितनी वजह। और ऊपर से अगर मान लो इसमें राइटिंग भी आपकी खराब निकली, फिर तो भैया गए काम से, ठीक है। फिर तो 2 से 2.5 नंबर तो आपके कटने ही कटने हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि फॉर्मेट जो होना चाहिए आपका पॉइंट वाइज होना चाहिए, वो भी हेडिंग के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट वाइज और हेडिंग के साथ जितना रखोगे आप, ठीक है, उतना अच्छा होगा। ये आपका फॉर्मेट है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह के लिए, ठीक है। और ज्योग्राफी में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे रीजन्स वगैरह या कोई उसकी हेडिंग टाइप्स के क्वेश्चन दिए होते हैं 6 मार्क्स के लिए, वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आपको बताता हूँ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। एक बार इकोनॉमिक्स का बता देते हैं पहले, उसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के बच्चे क्या होते हैं, वो ये कर देते हैं काम। सीट ये है हमारी इको, ठीक है। अब इको में क्या होते हैं, हेडिंग बहुत कम मिलती है आपको, ठीक है। कुछ ही हेडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको आप उसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, मगर जो हेडिंग के साथ मैंने बता रखा है, ठीक है। मगर अधिकतर जो होते हैं डायग्राम वाइज होते हैं और पॉइंट वाइज होते हैं, कि यानी कि उनमें हेडिंग नहीं डाल सकते, आप सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। और डायग्राम होते हैं या न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, मान लो ग्राफ वाला आ जाता है, ठीक है, ग्राफ वाला आ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखा कुछ उसके बारे में डेफिनेशन, ठीक है, और फिर इसी के बीच में डायग्राम बना दिया, AD ADF ADU इस करके समथिंग कुछ बना दिया, ठीक है, डायग्राम Y X करके। और फिर उसके आगे के नोट्स, वो पॉइंट 1 2 पॉइंट इसको एक्सप्लेन कर दे, 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया। और निष्कर्ष भी मान लीजिए लिख दिया। मगर इससे क्या होता है, एक तो पेज काफ़ी लंबा चला जाता है, ठीक है, अच्छा है। मगर कोशिश करो आप जो डायग्राम है ना, बीच में ना बनाओ, क्योंकि बीच में थोड़ा अटपटा लगता है टीचर को, ठीक है। तो इसलिए इसको बीच में ना बना के आपने जो इंट्रो लिखा है उसको कहा है, यहाँ से स्पेस थोड़ा कम कीजिए, और डायग्राम हमेशा पेज के एंड में बनाएं, ताकि वो टीचर को पढ़ते वक्त भी जब वो यहाँ पे रीडिंग करेगा तो इसके साथ साथ उसको ये चीज़ समझ में आएगी, और यहाँ पे भी रीडिंग करेगा तो इसके साथ साथ ये चीज़ उसको समझ में आएगी, ठीक है। तो डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, आपका डायग्राम इधर होना चाहिए, डेफिनेशन शो की होनी चाहिए, और फिर पॉइंट होने चाहिए, फिर निष्कर्ष होना चाहिए, ठीक है। और 3 नंबर के क्वेश्चन में भी डायग्राम यहीं पे होना चाहिए, 4 नंबर में भी यहाँ पे डायग्राम होना चाहिए और पॉइंट यहाँ होना चाहिए। मगर 3 और 4 नंबर में क्या है, आपका निष्कर्ष नहीं आएगा। कोशिश है, अगर टाइम बचा है तो आप निष्कर्ष डाल सकते हो, अगर टाइम नहीं बचा है तो आप निष्कर्ष नहीं डाल सकते हो। अब जो फुल एक्सप्लेनेशन करने जिसमें डायग्राम नहीं बनाना है, उनको आप हेडिंग के, अगर 6 नंबर का है तो उसको हेडिंग डालें सब में, ठीक है। हेडिंग डाल के उसको अटेम्प्ट करना है आपको, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। यही फॉर्मेट आपको CBSE सबसे लास्ट में, जब आपकी मार्च महीने में, मार्च या अप्रैल में बोर्ड एग्जाम आ जाएगी तब बताएगा, ठीक है। तब तक तो आपकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस उस वाले पुराने फॉर्मेट पे हो चुकेगी जिसकी आपको हैबिट है 10वीं और 11वीं से, ठीक है। तो इसलिए मैं ये फॉर्मेट आज बता दे रहा हूँ, ताकि मुझे लगता है कि आप लोग का सिलेबस अब तक खत्म हो चुका है या कर चुके हैं, या कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपनी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है और रिविजन, फर्स्ट रिविजन उन्होंने करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मेट पे राइटिंग प्रैक्टिस अभी करना शुरू करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी स्पीड जो है, ये क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 7 से 5 मिनट में हो जाने चाहिए तो बेटर है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये सोच लो कि आपको 3 घंटे में आप एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके देखिए, अब देखिए आपको क्वेश्चन फॉर्मेट बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, ठीक है। चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे हिस्ट्री का, चाहे इको का हो, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन फॉर्मेट बनने वाला है उसमें 25 से 30 तो आपके MCQ होंगे, जिस पर आपके क्या ना है
30 के आसपास मिनट लग जाएंगे, ठीक है। फिर आपके 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो 3 लाइनर्स होंगे और 2 मार्क्स के भी होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के भी होंगे और 4 मार्क्स के भी होंगे, 6 मार्क्स के, सॉरी 4 मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स का भी होगा, ठीक है। अब इसको अटेम्प्ट करना है और आपके पास 3 घंटे हैं, यानी कि 45 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। पहले 35 आते थे, 32 आते थे, अब MCQ की संख्या बढ़ गई तो 45 हो गए, यानी कि आपको पहले उन्हीं नंबरों के लिए, ठीक है, 80 नंबर के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। मगर अब एक एक क्वेश्चन के लिए आपको दिमाग ज़्यादा लगाना है, MCQ में लगाना है। आंसर तो लिख रखा है मगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर बन के आने वाला है। अब क्या होता है, आप इस पर दे देते हैं आधा घंटा, मान लीजिए आधे घंटे से 45 मिनट्स, 6 मार्क्स के मुश्किल से 4 से या 6 क्वेश्चन आते हैं। ये हैं आपके 8 से 10 आते हैं, ठीक है, ये आपके 6 to 8 आएंगे, ठीक है, इस हिसाब से बनेगा। तो अगर आप आधा आधा घंटा भी देते हैं तो आपके आराम से कितने, एक, यानी कि लगभग हो सकता है कि देखो अगर 10 मिनट लेते हो आप 6 नंबर में, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हैं तो कितना घंटा लग गया, यानी कि आपका 1 घंटा 6 मार्क्स पे लगा लो टोटल। वो मैं ऊपर ऊपर का ले रहा हूँ, 1 आवर आपका सिर्फ 6 मार्क्स या 4 मार्क्स को मिला के आपका 2 घंटा लग ही जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हो जाएगा पेपर, हो जाएगा, शुरू में स्पीड से नहीं चलते हैं, तो और जिसकी वजह से क्या नाम है, उनके लास्ट में जाके 15 मिनट में कहीं 6 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होते हैं, कहीं 4 नंबर के 1 क्वेश्चन। मान लो 15 मिनट में आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन करने हैं, तो बच्चे कहते हैं कोई नहीं, 1 नंबर का छोड़ देंगे भैया, 1 नंबर का, वो 4 नंबर का क्यों छोड़ेंगे, एक नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में, अगर यहाँ बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आए ना, और आपका अगर आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो सारी चीज़ों के लिए आपके मार्क्स से पूछे जाएंगे। मानता हूँ मोटिवेशनल के लिए बता दो कि मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर हुनर है, या आप उसके बाद कुछ अपने अंदर चेंजेस करके कुछ अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, देन गुड। मगर कॉलेज वगैरह में एडमिशन लोगे तो आपके 12th के मार्क्स से देखे जाएंगे, जॉब्स के लिए जाओगे तब भी आपके 12th के मार्क्स से देखे जाएंगे। मगर अगर उस समय आपका टैलेंट काफ़ी अच्छा है और आपने उसका रीज़न बता दिया कि क्यों 12th में मार्क्स कम आए, तो वो अलग बात है। मगर हर जगह आपके 12th के मार्क्स देंगे, तो कोशिश कीजिए 100 आउट ऑफ 100% उसको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि हर चीज़ में नंबर आपके आ सके, ठीक है। तो आपका भैया हो गया इकोनॉमिक्स का आंसर फॉर्मेट कि डायग्राम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह को वो मैं प्रैक्टिस में बता ही दिया है मैंने कि न्यूमेरिकल्स के पहले फॉर्मूला लिखना है, देन फिर सॉल्व करना, उसको चालू करना है डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हो गया। और आपका पॉलिटिकल साइंस में सारा कुछ फॉर्मेट बता दिया है, ठीक है। पैराग्राफ वाइज में लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है, तो उससे आपके नंबर कट जाएंगे।